Assalamu alaikum, dear students. This is your teacher, Sir Sarfaraz. I would like to explain paper one, question number one. Okay. Now, things to remember before preparing answer for paper one, question number one. और I had told you before कि पेपर वन क्वेश्चन नंबर वन कहाँ से बनता है। पेपर वन क्वेश्चन नंबर वन हमेशा चैप्टर वन से बनता है। और चैप्टर नंबर वन जो है वो है पैसेजेस ऑफ होली कुरान। राइट। तो आप अपनी बुक खोलेंगे, उसमें आप देखेंगे कि पैसेजेस ऑफ होली कुरान जो चैप्टर है वहां से पेपर वन क्वेश्चन नंबर वन बनता है हमेशा। ठीक है ना। तो चलें देखते हैं व्हाट इज अ पैसेज। ठीक है। इफ वी टॉक अबाउट इस्लामिक 2058, द सिलेबस फॉर इस्लामिक 2058, अ पैसेज कैन आइदर बी या तो एक छोटी सूरा कंप्लीट, ठीक है, जैसे सूरह फातिहा, जैसे सूरह अखलास, जैसे सूरह ज़लज़ाल, जैसे सूरह नास। ठीक है। ये छोटी सूरत हैं। तो छोटी सूरह पूरी आ जाएगी एक साथ, जिसमें 6 7 वर्सेस हो सकती हैं, 5 वर्सेस हो सकती हैं। ठीक है। सूरह कौसर है, उसमें 3 वर्सेस हैं। या फिर कोई बड़ी सूरह जो कुरान की बड़ी बड़ी सूरह हैं, जैसे सूरह शूरा है, सूरह फसीलत है। ठीक है। तो उनमें से कुछ वर्सेस, 2 3 4 वर्सेस या समथिंग। ठीक है। तो ये पैसेज होता है। तो सर, हाउ मेनी पैसेजेस आर देयर? देयर आर 15 पैसेजेस। ठीक है, इन आवर सिलेबस फॉर इस्लामिक 2058। नाउ व्हेन वी अटेम्प्ट इस्लामिक 2058 पेपर वन, we are supposed to attempt two passages out of three mentioned in the exam paper. एग्जाम पेपर अगर आप देखेंगे, पास पेपर्स अगर आप व्यू कर रहे हैं, तो उनमें आप देखेंगे कि देर आर 3 पैसेजेस गिवन इन क्वेश्चन नंबर वन। आउट ऑफ 3 आपको 2 पैसेजेस करने होते हैं। ठीक है। एक जो है आपको चॉइस पे छोड़ना होता है। ना, जो पैसेजेस मैंने 2 चूज किए हैं, फिर उनका करना क्या है? व्हाट एम आई सपोज टू डू? अच्छा, for each passage that you have chosen, you're supposed to write its part A. Part A क्या है? Briefly describe the main theme in each chosen passage. देखिए, 2 पैसेज है ना। 2 पैसेज हैं तो आपको यानी 2 पार्ट ए लिखने हैं, 2 पार्ट बी लिखने हैं। क्योंकि 2 पैसेज करने हैं ना। एक पैसेज का पार्ट ए पार्ट बी, दूसरे पैसेज का पार्ट ए पार्ट बी। ठीक है। तो पार्ट ए में क्या करना होता है? ब्रीफली डिस्क्राइब द मेन थीम्स इन ईच चोजन पैसेज। ठीक है। और पार्ट बी जो होता है, ब्रीफली एक्सप्लेन द इम्पोर्टेंस ऑफ दीज थीम्स इन अ मुस्लिम्स लाइफ। ये एग्जैक्ट वर्ड्स हैं जो कि आपको मिल जाएंगे एग्जाम पेपर में। ठीक है। तो ये एग्जैक्ट वर्ड्स हैं फॉर पार्ट ए पार्ट बी, ऐसे ही लिखे हुए होते हैं ना। अब चले मैं आपका थोड़ा एक माइंड प्रिपेयर करता हूँ, आपका एक माइंड प्रिपेयर करता हूँ कि बिफोर अटेम्प्टिंग पेपर वन क्वेश्चन नंबर वन, मेरा माइंडसेट, मेरी मेंटेलिटी क्या होनी चाहिए। ठीक है। आपको पार्ट ए करना है, आपको पेपर वन क्वेश्चन नंबर वन सॉल्व करना है ना। अब आपने इरादा किया कि मैं पेपर वन क्वेश्चन नंबर वन सॉल्व करूं, तो उसमें आपकी मेंटल अप्रोच क्या होनी चाहिए? ठीक है। एज मुस्लिम, इट इज अवर ड्यूटी टू अंडरस्टैंड द प्रॉपर बैकग्राउंड ऑफ ईच वर्स ऑफ कुरान, यानी हमें थीम पता होनी चाहिए। ठीक है। पूरा प्रॉपर बैकग्राउंड हर वर्स का। देर आर मोर देन 6,000 वर्सेज इन कुरान। ठीक है। 6,000 से ज्यादा वर्सेज हैं कुरान में, 6,600 से ज्यादा वर्सेज हैं। ठीक है। तो हमें हर वर्स का एज अ मुस्लिम, ये हमारी ड्यूटी है, हमने इस्लाम कबूल किया है, अल्हम्दुलिल्लाह। तो हमें हर वर्स का प्रॉपर बैकग्राउंड पता होना चाहिए, एज अ मुस्लिम हमारी ड्यूटी है। और हमें पता होना चाहिए कि इस हर वर्स की इम्पोर्टेंस मेरी लाइफ में क्या है, कैसे मेरी लाइफ को बेहतर बनाती है हर वर्स। कि मुझे तो पता ही नहीं मैं किस राह पे चल रहा हूँ। तो अगर ये वर्स मुझे समझ में, अल्लाह का शुक्र है ये वर्स नाजिल हुई, मुझे तो ये सीखने को मिला कि ये काम गलत था। अल्लाह का शुक्र है ये वर्स नाजिल हुई, मुझे ये सीखने को मिला कि नबी पाक ने ये इस काम का हुक्म दिया तो इस वजह से दिया है। मुझे अल्लाह का शुक्र है इस वर्स से सीखने को मिला कि अगर कोई काम ऐसा है कि जो नहीं करना, उससे बच जाऊं। ठीक है। तो ये पार्ट ए पार्ट बी की मेंटेलिटी होती है ना। एज मुस्लिम्स वी आर एम्बेसडर्स ऑफ इस्लाम। कोई भी नॉन मुस्लिम हमें कहीं पे भी रोक के पूछ सकता है, भाई तुम, मैंने कुरान खोला था और उसमें ये वर्स मैंने कोई पढ़ी है, ये वर्स समझाओ, ये क्यों नाजिल हुई, कहाँ नाजिल हुई, क्या बताना चाह रहा है अल्लाह, क्या बताना चाह रहा है अल्लाह इस वर्स में? कोई नॉन मुस्लिम आपसे पूछ ले, भाई अल्लाह ताला क्या बताना चाह रहा है इस वर्स में?
क्या अपने बारे में क्या बता रहा है, या दुनिया के बारे में क्या बता रहा है, अपने मैसेंजर के बारे में क्या बता रहा है, आप इंसानों से क्या रिलेशन बता रहा है। ठीक है। और अल्लाह ताला किसी नेक बंदे को कैसे सपोर्ट करता है उसको, जब तक वो सच्चाई तक पहुंच ना जाए। और अल्लाह ताला मुसलमान को कैसे सपोर्ट करता है, और नॉन मुस्लिम के साथ कैसा बिहेवियर होता है अल्लाह का। ठीक है, आपको सारा उसका बैकग्राउंड एक पता होना चाहिए। सो एज मुस्लिम्स, इन ऑर्डर टू अटेम्प्ट पार्ट ए, आपका माइंडसेट ये होना चाहिए, मेंटेलिटी ये, मतलब ये कि अगर आपके माइंड में ये पॉइंट्स होंगे ना, तो देर इज अ चांस कि आप कुछ ना कुछ अच्छा ही आंसर बनाओगे। याद रखें, ये पॉइंट्स सिर्फ ABCDEFG, ये पॉइंट्स सिर्फ आपको एक बेसिक आइडिया दे रहे हैं, आपका माइंड प्रिपेयर कर रहे हैं कि आपकी ये माइंडसेट मेंटेलिटी होनी चाहिए। अपना आंसर डेवलप करने से पहले आपका माइंडसेट इस तरह का होना चाहिए। वो तो जाहिर है जो पैसेज आएगा उसकी आपने प्रॉपरली मार्किंग स्कीम पढ़ी होगी, उसकी हर वर्ष की प्रॉपर मार्किंग स्कीम आप देखेंगे पापा कैम्ब्रिज पे, जैसे मैंने आपको गाइड किया है। तो वो तो डेफिनेटली आपको मार्किंग स्कीम को सामने रख के लिखना है। लेकिन खुदा ना खास्ता कोई ऐसा पैसेज आ जाता है कि 15 में से आपने कोई और पैसेज की तैयारी की थी, आ कुछ और गया। तो अगर आपके माइंड में ये पॉइंट्स होंगे तो देर इज अ चांस कि यू माइट गेट वेरी गुड मार्क्स। ठीक है। आपका एक माइंड बना हुआ होगा कि जो मैं लिख रहा हूँ उसकी लॉजिक ये है। ठीक है। सो पार्ट ए अटेम्प्ट करने से पहले आपका माइंडसेट ये होना चाहिए कि अल्लाह मुझे बताना क्या चाह रहा है इस वर्स में। इस वर्स का बैकग्राउंड क्या है, क्यों नाजिल हुई थी, कहाँ नाजिल हुई थी, किस वजह से नाजिल करनी पड़ गई थी। अच्छा, इस वर्स की रोशनी में मुझे क्या बताया जा रहा है, अल्लाह कौन है, मुझे उसको क्या समझना है। ठीक है। अच्छा, इन द लाइट ऑफ दिस वर्स, मेरा रिलेशन अल्लाह से क्या है, इस कायनात से क्या है, मैसेंजर से क्या है, और दूसरी जो जिंदा चीजें हैं यहाँ पे, चरिंद परिंद, उनसे और बाकी इंसानों से मेरा रिलेशन क्या है। ठीक है, ये पॉइंट्स आपको माइंड में रखने। इन द लाइट ऑफ दिस वर्स, अल्लाह का रिलेशन क्या है, हम मुझसे, यूनिवर्स से, मैसेंजर से, या लिविंग थिंग्स से। अल्लाह कैसे एक बिलीवर को सपोर्ट करता है, या फिर एक अच्छे गुड पर्सन को, जबकि वो सच्चाई की राह में निकला हुआ होता है। बहुत से लोग ऐसे होते हैं कि जिनको सच नहीं पता होता, लेकिन वो सच्चाई की वजह से बेचैन होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, यू नो दैट इस्लाम इज फास्टिंग ग्रोइंग रिलीजन, फास्टेस्ट ग्रोइंग रिलीजन है इस्लाम। तो जरूर लोग बेचैन होते होंगे ना, ऐसे अच्छे लोग, नेक लोग जो क्रिश्चियनिटी पे हों या किसी भी मजहब पे हों, लेकिन उनका दिल बेचैन होता होगा, मुझे नहीं आंसर मिल रहा है इस चीज का अपने रिलीजन में। तो फिर वो देखते होंगे, ढूंढते होंगे, राह ढूंढते होंगे, यहाँ तक कि अल्लाह ताला उनको पहुंचा देता है इस्लाम तक। तो हाउ डज अल्लाह सपोर्ट अ बिलीवर, या फिर अ गुड पर्सन हु इज सीकिंग ट्रुथ। एंड हाउ डज अल्लाह बिहेव विद अ पर्सन हु इज इग्नोरेंट एंड अवॉइडेंट ऑफ द ट्रुथ। अल्लाह कैसे उसको ढील देता है, अल्लाह कैसे उसको मौका देता है, समझ जाओ समझ जाओ समझ जाओ। ठीक है। तो ये कुछ पॉइंट्स हैं जो आपका एक माइंड सेट बना रहे हैं आपका ना। मैं ये ब्रेन वॉशिंग कर रहा हूँ कि आपने अगर पार्ट ए, आपने आपने पेपर 1 क्वेश्चन नंबर 1 करना है तो आपका माइंड सेट ऐसा होना चाहिए। ठीक है। तो ये कुछ पॉइंट्स आपने जहन में रखने हैं, और पार्ट बी जब आप लिख रहे होते हैं तो आपका माइंड ये होना चाहिए कि अल्लाह का लाख लाख शुक्र है, ये वर्ष नाजिल हुई, मुझे तो ये सीखने को मिला कि ये करना है, ये नहीं करना है। ठीक है। For attempting part B, we should know, we should be thankful to Allah for revealing this particular verse, because of which I got to learn the importance of each verse. कि इसकी रोशनी में ये करना है, ये नहीं करना। Use words like should, must। अब ये should, must, ये words शो करते हैं एक्शन। ठीक है, ये एक्शन शो करते हैं टू एक्सप्रेस योर लर्निंग ऑफ ईच वर्स। ठीक है। तो पार्ट बी इज इजी, समवॉट इजी, किस तरह। पार्ट बी में आप क्या करते हैं कि आप ट्रांसलेशन तो आपके सामने लिखी भी होती है, पेपर में ट्रांसलेशन तो लिखी भी होती है। यू हैव टू अंडरलाइन द कीवर्ड्स। जो हर ट्रांसलेशन में, हर वर्ड्स की ट्रांसलेशन में कीवर्ड्स, खास खास वर्ड्स होते हैं, उनको अंडरलाइन करें। और उन वर्ड्स को जहन में रखते हुए 1 2 या 3 एक्शन सोचें कि इस वर्ड की रोशनी में मेरा एक्शन क्या हो सकता है। तो वो ऐसे हो जाएगा कि जैसे आपने उस वर्ड्स की रोशनी में अपना एक्शन समझा दिया। Actions for each of that keyword that you could do in the light of this passage। ठीक है, या फिर इस्लाम। ठीक है। तो ये पार्ट ए पार्ट बी लिखने की मेंटेलिटी है। डू नॉट वरी, इसके आगे मैं आपको क्लियरली बताऊंगा कि हर पैसेज में किस तरह उसको अटेम्प्ट करते हैं। ठीक है, लेकिन ये एक माइंडसेट है
जो आपका होना चाहिए बिफोर अटेम्प्टिंग अ पेपर। ठीक है, पेपर वन क्वेश्चन नंबर वन। इंपॉर्टेंट डिटेल्स। देर आर 15 पैसेजेस इन अवर सिलेबस। ठीक है, हमारे सिलेबस में 15 पैसेजेस आपको दिए गए हैं। इफ यू वांट टू पास इन इस्लामिक 2058, यू विल हैव टू गो थ्रू 15 पैसेजेस। ठीक है, लेकिन ये 15 पैसेजेस जो हैं तीन थीम्स में डिवाइडेड हैं। देर आर थ्री थीम्स। नाउ लुक ओवर हियर। अल्लाह ने हिमसेल्फ, पहली थीम है अल्लाह एंड हिमसेल्फ, जहां अल्लाह का इंट्रोडक्शन मिल रहा है, अल्लाह कौन है। तो कौन कौन से इसमें पैसेजेस हैं? आयतुल कुर्सी, सूरह अनाम, सूरह फुसिलत, सूरह शुरा और सूरह अखलास। ठीक है। अच्छा, अब दूसरी थीम है अल्लाह इन द क्रिएटेड वर्ल्ड, अल्लाह का इस दुनिया से क्या ताल्लुक है। ठीक है, वो कहां से आपको पता चलेगा? सूरह फातिहा, सूरह बकरा, ठीक है, सूरह अलक, सूरह जलजाल, सूरह नास। ये पांच पैसेजेस चूज किए गए हैं आपके पैसेज में टू गाइड यू रिगार्डिंग द थीम अल्लाह इन द क्रिएटेड वर्ल्ड। ठीक है। अच्छा, अल्लाह मैसेंजर्स, थर्ड थीम है अल्लाह मैसेंजर, अल्लाह का अपने नबियों से क्या रिलेशन है। ठीक है। अच्छा, अब इसमें क्या है फिर से? सूरह बकरा। आप नोटिस करें, पहली थीम जो है अल्लाह ने हिमसेल्फ, इसमें आयतुल कुर्सी, ये भी सूरह बकरा में से है। दूसरी थीम, दूसरी थीम जो है अल्लाह इन द क्रिएटेड वर्ल्ड, उसमें भी सूरह बकरा की आयतें हैं। और थर्ड थीम अल्लाह मैसेंजर, उसमें भी सूरह बकरा की आयतें हैं। यानी सूरह बकरा इतनी बड़ी है, 2.5 पारे में है, 2.5 पारा। ठीक है, तो उसमें से हमने कुछ एक वर्स यहाँ ले ली, कुछ वर्सेस यहाँ ले ली, कुछ वर्सेस यहाँ ले ली। ठीक है, वो जो मैं आपको शुरू में बता रहा था, एक पैसेज या तो कोई छोटी सूरा पूरी आ सकती है, जैसे देखें सूरह नास पूरी आ गई, सूरह जलजाल पूरी आ गई, सूरह अलग पूरी आ गई। या फिर कोई बड़ी सूरा में से, जैसे सूरह बकरा है, उसमें से कोई दो तीन चार वर्सेस ले ली, जो कि किसी थीम में प्रेजेंट कर दें, तो ये पैसेज होता है। ठीक है, सूरह मायदा, सूरह अनाम, सूरह कौसर, सूरह दोहा, ये अल्लाह मैसेंजर थीम में है। ना केयरफुल, देखें, मेरा काम है आपको प्रिपेयर करना फॉर या तो डिस्टिंक्शन, या फिर जो है आपको प्रिपेयर करना फॉर A स्टार। ठीक है, उससे कम अ, आप ना लेना चाहेंगे ना मैं उसके लिए प्रिपेयर करूंगा। ठीक है, तो आई प्रिपेयर माई स्टूडेंट्स फॉर A स्टार। ठीक है, A ग्रेड, B ग्रेड, C ग्रेड, D ग्रेड, कोई मतलब एक है, कोई मतलब मेरे लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। तो मैं आपको बेस्ट प्रैक्टिसेस बताऊंगा। मार्केट में ऐसे भी टीचर हैं जो बोलते हैं कि 2 मार्क्स के लिए क्या ही लिख लोगे और कितना ही सोच लोगे। तो आई एम नॉट लाइक दैट। ठीक है, मेरा काम है अपने स्टूडेंट को इन्फॉर्म करना और उनको गाइड करना प्रॉपरली। ठीक है, तो वो टीचर्स जो है जैसे भी अपने स्टूडेंट्स को गाइड करना चाहेंगे, 2 मार्क्स के लिए कितना टाइम लगा लोगे, मैं आपको अभी टाइम एलोकेशन भी बताता हूँ। ठीक है ना, द आइडियल टाइम एलोकेशन एज सजेस्टेड बाय CAI फॉर क्वेश्चन 1 इज 15 मिनट्स। ठीक है, पेपर वन का क्वेश्चन नंबर 1 15 मिनट्स उसके लिए सजेस्टेड है CAI की तरफ से, कि जो है आप इतना टाइम लें, 15 मिनट्स में सॉल्व करें। लेकिन सर आप तो कह रहे हैं कि 2 पार्ट A सॉल्व करने हैं तो 2 पार्ट B। इन 15 मिनट्स यू आर सपोज टू राइट पैसेज 1, पार्ट A मेजर थीम, और पार्ट B इंपॉर्टेंस। ठीक है, आपको 2 पार्ट A लिखने, 2 पार्ट B, तो ये 15 मिनट में चार चीजें लिखनी है। तो 15 डिवाइडेड बाय 4 यानी 3.75 मिनट्स। ठीक है, 3.75 मिनट्स इंटू 4, तो ये 15 मिनट्स बनते हैं। सही है। तो जो है आ, देखें, मैं आपको प्रिपेयर करूंगा इस तरह कि आपको जो है वह वहां सोचने का टाइम नहीं लगेगा। ठीक है, एक आइडियल स्टूडेंट वो होता है जो इतना अच्छा प्रिपेयर होके जाए कि जो वहां सोच में नहीं पड़ जाए कौन सा अटेम्प्ट करूं, क्या करूं, लिखना क्या है इसमें, याद ही नहीं आ रहा। ठीक है ना, तो अब ये 15 मिनट्स में से भी आ, जो है 1-2 मिनट हम एलोकेट, CI सजेस्ट करता है कि थिंक अबाउट व्हाट यू आर गोइंग टू राइट। ठीक है, तो मैंने आपको पहले ही थोड़ा एक गाइड किया है, और फर्दर लेट्स सी, लेट दिस वीडियो प्रोग्रेस, मैं आपको देखें कैसे गाइड करता हूँ। तो इंशाल्लाह व्हेन यू विल गो फॉर द एग्जाम पेपर यू विल बी वेरी वेल प्रिपेयर्ड। ठीक है, आप जब एग्जाम के लिए जाएंगे तो आप अच्छी तरह प्रिपेयर्ड होंगे। तो लेट्स सी।
तो ये एक टाइम है जो उन्होंने एलोकेट किया है। तो ना, राइट एटलीस्ट 14-15 लाइन्स फॉर ईच पार्ट। दिस इज हाफ पेज लेंथ जो आपको वहाँ बुकलेट मिलेगी। अगर आप 15 लाइन्स लिखते हैं या 14 लाइन्स लिखते हैं, वहाँ 28 लाइन्स होती हैं पर पेज। ठीक है, पर साइड ऑफ पेज। तो 14 लाइन्स मतलब हाफ पेज बनता है। आपको हाफ पेज जो है ना, पार्ट ए लिखना है, हाफ पेज पार्ट बी। यानी हाफ पेज मेजर थीम, हाफ पेज इंपॉर्टेंस, हाफ पेज मेजर थीम, हाफ पेज इंपॉर्टेंस। ठीक है। प्रेजेंटेशन ऑफ योर आंसर इज सो इम्पॉर्टेंट। ठीक है, ये ध्यान में रखें कि आपके आंसर की प्रेजेंटेशन मैटर करती है। ठीक है। इफ यू राइट 5 या 6 या 7 लाइन्स पर पार्ट, व्हाट काइंड ऑफ इंप्रेशन आर यू लीविंग ऑन द एग्जामिनर? ठीक है। आप इतना लेजी आंसर लिख रहे हैं, उसने आपको स्पेस दी है, एग्जामिनर ने स्पेस दी है पूरे एक पेज की, पूरे एक पेज की यानी पेज के दोनों साइड्स की। उसने आपको पेज के दोनों साइड्स दी हैं कि उस पर आप आराम से आधे आधे पेज का पार्ट ए पार्ट बी, पार्ट ए पार्ट बी बनाए। और आपने क्या किया? आपने 5 या 6 लाइंस में हर चीज को निपटा दिया, क्योंकि आपको किसी टीचर ने गाइड किया, अरे दो दो मार्क्स के लिए क्या ही लिख दोगे, कितना ही लिख लोगे, 2 मार्क्स होते ही क्या है। ठीक है। तो वो कुछ लोग ऐसे गाइड करते हैं, तो स्टूडेंट क्या करता है, वो 5-6 लाइनें लिख कर आ जाता है। जो भी उसके जहन में थोड़ा सा एक ग्लिम्स आया, एक आइडिया आया, हाँ ये लिख देता हूँ, तो 5-6-7 लाइनें लिख कर आ जाता है। तो ये क्या इंप्रेशन आपने छोड़ा एग्जामिनर पे? आपने एग्जामिनर पे काइंड ऑफ ये छोड़ा है, इम्प्रेशन कि भाई मैं तो एक इल प्रिपेयर्ड स्टूडेंट हूँ, मैं एक लेजी स्टूडेंट हूँ, मैं नॉन इंटरेस्टेड स्टूडेंट हूँ, मुझे ज्यादा कोई इस्लामिक टू जीरो प्राइवेट में इंटरेस्ट नहीं है। ठीक है, एंड आई डोंट डिजर्व बेटर ग्रेड्स। ठीक है, कई स्टूडेंट्स होते हैं जो बहुत ज्यादा स्पेस छोड़ के आ जाते हैं, बहुत ज्यादा स्पेस छोड़ के आ जाते हैं। देखिए, एग्जामिनर आपको बुकलेट दे रहा है, वो आपको ये नहीं कह रहा कि आप जो है वो शीट ही लेते जाओ, शीट लेते जाओ, जैसे बोर्ड एग्जाम होते हैं, कराची बोर्ड एग्जाम होते हैं वगैरह, उनमें तो आपको शीट्स मिलती जाती हैं, जितनी शीट्स चाहिए, सप्लीज। ठीक है, वो सप्लीज लेते जाते हैं, एक्स्ट्रा शीट। तो यहाँ तो एक बुकलेट है जिससे मतलब जिसमें एक लिमिटेड स्पेस दी गई है, तो कम से कम उस लिमिटेड स्पेस को तो पूरा यूज करें। ठीक है। अच्छा, यू हैव टू प्लीज द एग्जामिनर। ठीक है, यू हैव टू प्लीज द एग्जामिनर विद द अपीयरेंस ऑफ योर रिस्पॉन्स। देखें, एक अच्छा स्टूडेंट जो होता है ना, वो पता चल रहा होता है उसके यूनिफॉर्म से, अच्छी तरह प्रेस हुआ हुआ यूनिफॉर्म, साफ सुथरा होता है, कोई दाग धब्बे नहीं होते, शूज अच्छी तरह पॉलिश होते हैं। ठीक है, तो वो पता चल रहा होता है। अगर आज पहली मर्तबा आपको कोई देखेगा एज ए स्टूडेंट, तो वो टीचर जो आपको देखेगा, वो जाहिर है उसके माइंड में आएगा, यार ये कोई अच्छा स्टूडेंट लग रहा है मुझे। ठीक है ना। तो इसी तरह आपका आंसर भी जो है ना, वो प्रेजेंटेशन, एग्जामिनर नहीं जानता आपको आपने कितनी मेहनत की, क्लास में आप कितने मेहनती थे। आपने जो वहाँ एक अपने आंसर का प्रेजेंटेशन छोड़ी है, वो उसी से आपको पहचानेगा कि भाई ये ऐसा स्टूडेंट होगा। आप बहुत पढ़ने वाले थे, लेकिन वहां जाके आपको जो है आपने पता नहीं क्या किया कि आपने 5-6 लाइनें लिखी। वो एग्जामिनर आपको समझेगा तो कोई बेकार स्टूडेंट होगा, टाइम पास करता होगा क्लास में भी, है ना। और प्लीज मेक श्योर कि आपके आंसर की प्रेजेंटेशन बहुत अच्छी है, अपीयरेंस मैटर करती है। एग्जामिनर जो होता है ना, वो उसको कॉन्फिडेंस मिलता है, वो आपको देख, पेपर को देख के आपका बनाता है माइंड, ये बच्चा कैसा रहा होगा पूरे साल। Acha, when the examiner gives the first look to your exam paper and sees that you have written half page for each part, he feels like you're a confident and capable student who deserves better marks. Presentation matters a lot. ठीक है, तो ये आपके लिए कुछ हिंट है। ठीक है। अच्छा, टिप्स ना, जब भी आप पेपर 1 क्वेश्चन नंबर 1 कर रहे हैं, जब आप पेपर 1 क्वेश्चन नंबर 1 कर रहे हैं सॉल्व, ठीक है, यानी आप पैसेजेस सॉल्व कर रहे हैं, तो उसके पार्ट ए में क्या करना होता है, पहले आप समझें। Always read the marking scheme before attempting the passage. I will never suggest you कि बगैर मार्किंग स्कीम पढ़े आप शुरू हो जाएं। ठीक है, मार्किंग स्कीम बहुत जरूरी है, उसके लिए मैंने आपको गाइड किया था, एक्सट्रीम नोट्स या पापा कैम्ब्रिज, आप इस्लामिक टू पापा कैम्ब्रिज इस्लामिक 2058 लिखें गूगल पे, तो आपको जो पहला ऑप्शन आएगा पास पेपर्स डॉट कैम्ब्रिज, उसमें आप जाएंगे तो आपको पास पेपर्स मिल जाएंगे विद ईयर। ठीक है, आई हैड गाइडेड यू बिफोर पिछली वीडियो में कि कैसे आपको पास पेपर देखना। या फिर आप बाय कर सकते हैं रीड एंड राइट पब्लिशर्स की बुकलेट फॉर ईच पेपर, उनकी 2 बुकलेट्स आती हैं पतली पतली, वो टॉपिकल पास पेपर्स होते हैं, जो कि पेपर 1 पेपर 2 दोनों के लिए अलग अलग बुकलेट है। ठीक है, आप वो ले सकते हैं। तो हमेशा
रीड द मार्किंग स्कीम बिफोर अटेम्प्टिंग अ पैसेज। कोई भी क्वेश्चन हो सीआई का, उसकी मार्किंग स्कीम पहले पढ़ें। तो उससे आपको पता चलता है कि व्हाट इज एग्जामिनर एक्सपेक्टिंग फ्रॉम यू। ठीक है, अगर आपने मार्किंग स्कीम ही नहीं पढ़ी तो बहुत चांसेस हैं कि आप, वो कुछ और मांग रहा था, आपने कुछ और लिख दिया। ठीक है। अच्छा, रीड द मार्किंग स्कीम केयरफुली एंड सेलेक्ट अंडरलाइन इंपॉर्टेंट वर्ड्स। ठीक है, अगर आप मार्किंग स्कीम पढ़ेंगे तो अंडरलाइन करें इंपॉर्टेंट वर्ड्स। सही है। अच्छा, दीज वर्ड्स मस्ट बी विजिबल इन योर रेस्पॉन्स। जब आप अपना आंसर लिखें तो जो आपने मार्किंग स्कीम पढ़ी थी उसमें आपने अंडरलाइन किए इंपॉर्टेंट वर्ड्स, जो मार्किंग स्कीम में एग्जामिनर ने समझाया ना, मुझे इस आंसर में ये चाहिए, तो आपने वो इंपॉर्टेंट वर्ड्स को अंडरलाइन कर लिया। अब आपका जो आंसर होना चाहिए ना, उसमें वो वर्ड्स जरूर होना चाहिए। क्योंकि इससे क्या होगा, एग्जामिनर जब बैठता है ना पेपर चेक करने, जब एग्जामिनर पेपर चेक करने बैठता है तो डेफिनेटली वो पहले मार्किंग स्कीम पढ़ता है कि मुझे चेक क्या करना है। ठीक है ना। तो he reads the marking scheme first, and if the same words of the marking scheme are visible in your response, तो he will see you as a good well prepared student। समझ में आ रही है आपकी बात? ना, सीक्वेंस ऑफ द रेस्पॉन्सिव वर्ब से इंपॉर्टेंट, लेकिन इसका ये मैं आपको इसलिए कह रहा हूँ कि जैसे पैसेजेस होते हैं ना, तो पैसेजेस में जैसे अब सूरह फातिहा है, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम मालिकि यौमिद्दीन इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। ठीक है, तो ये सीक्वेंस है ना, तो आप सीक्वेंस में ही इन वर्सेस को समझाएं ना। तो ये थोड़ी है कि पहले आप समझा दें गैरिल मगदूबि अलैहिम वलद्दाल्लीन आमीन, फिर उसके बाद आप समझा रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। ऐसे नहीं, सीक्वेंस को ध्यान में रखना। ठीक है। इफ देयर आर 7 वर्सेस, एक्सप्लेन वर्स वन वर्स, वर्स वन देन टू देन थ्री ऑनवर्ड्स। ठीक है, इस तरह हर वर्स को रेस्पेक्ट देनी है। हर वर्स को रेस्पेक्ट देनी है, ये नहीं कि भाई 7 वर्सेस है मैं तो सिर्फ दो ही समझाऊंगा, तो फिर वो बहुत खराब मार्क्स आएंगे। ऑलवेज स्टार्ट द पार्ट ए विद द फॉलोइंग सेंटेंसेस। ठीक है, नंबर वन, पहला सेंटेंस क्या होगा, दीज वर्सेस हैव बीन टेकन फ्रॉम द पैसेज, और पैसेज का नाम देना है आपने यहाँ पे। ठीक है, क्यों? क्योंकि जो एग्जाम पेपर होता है ना, उसमें पैसेज का नाम नहीं होता, उसमें पैसेज का नंबर होता है। ठीक है, मिसाल के तौर पे पैसेज नंबर 6 जो है सूरह नाम है, पैसेज नंबर 41 जो है सूरह फुसिलत है, पैसेज नंबर 42 जो है वो सूरह शूरा है। ठीक है, तो पैसेज नंबर 114 जो है सूरह नास है। तो आपको नंबर याद रखने हैं, और वो नंबर जो है ना, उससे आपको पता होना चाहिए कौन सी सूरह आ गई है। तो ये एग्जामिनर को कॉन्फिडेंस देगा कि बच्चा जानता है क्या सॉल्व करने लगा है। ठीक है, तो आपने पैसेज का नाम यहाँ देना है। फॉर एग्जाम्पल हम सूरह फातिहा सॉल्व कर रहे हैं। ठीक है, तो पैसेज वन वहां लिखा हुआ होगा, तो आपने लिखना है ये तो वर्सेस सूरह फातिहा में से हैं। ठीक है, और अगला सेंटेंस आपका क्या होगा, दीज बिलोंग टू द थीम ऑफ। अब सूरह फातिहा की जो थीम है आपने वो लिखनी है। ऊपर देखें सूरह फातिहा की थीम क्या है, सूरह फातिहा की थीम है अल्लाह एंड द क्रिएटेड वर्ल्ड। ठीक है, तो आपने क्या लिखना है वहां पे नीचे, आपने सेंटेंस में लिखना है कि दीज वर्सेस आर फ्रॉम सूरह फातिहा, दीज वर्सेस हैव बीन टेकन फ्रॉम सूरह फातिहा which belong to the theme of Allah and the created world। ठीक है, तो ये आपका पहला सेंटेंस तो ये हो गया। ठीक है, अगला सेंटेंस आपका क्या होगा, अगला सेंटेंस जो है ना एक टोन सेट करेगा, एक टोन सेट करेगा। अगला सेंटेंस एक समरी देगा कि आगे आने वाले वर्ड्स में आपको ये पढ़ने को मिलेगा सर। एग्जामिनर को आप बता रहे हैं सर आगे आने वाले वर्ड्स में आपको ये पढ़ने को मिलेगा। अब यहाँ आप देखें, मैंने क्या एक समरी लिखी, दीज वर्सेज आर अ प्रेयर दैट द बिलीवर्स हैव बीन टॉट। ये वर्सेस तो दरअसल एक दुआ है जो बिलीवर को सिखाई गई है। सूरह फातिहा तो दुआ ही है। तो ये आपने प्रॉपर टोन सेट कर दी कि आपने ये भी बता दिया कि भाई आपने तो वहां वर्स का नाम नहीं दिया था, लेकिन एग्जामिनर साहब मैं आपको बता देता हूँ ये वर्स का नाम, सूरह का नाम ये है, सूरह फातिहा है। और आपको थीम बताऊं, इसकी थीम ये है अल्लाह इन द क्रिएटेड वर्ल्ड। ठीक है, तो ये आपने एग्जामिनर को कॉन्फिडेंस में ले लिया कि भाई मैं एक अच्छा स्टूडेंट हूँ, मुझे मार्क्स चाहिए। अच्छा, उसके बाद नेक्स्ट सेंटेंस विल बी समरी सेंटेंस, जो एक समरी देगा। ठीक है, कि ये तो एक, फॉर एग्जाम्पल यहाँ क्या हमने लिया है, ये तो एक दुआ है जो बिलीवर को सिखाई गई है। ठीक है, अब जो है ना, आपने टोन सेट कर दिए। ठीक है, आपने एग्जामिनर को बता दिया कि आगे आने वाले वर्सेस में, आगे आने वाले मेरे आंसर में आपको ये पढ़ने को मिलेगा। ठीक है, आपने एग्जामिनर को कॉन्फिडेंस में ले लिया है।
आप ऐसे लिखेंगे कि जैसे एग्जामिनर को कुछ नहीं पता और मेरा आंसर पढ़ के उसको समझ में आएगा। ठीक है। अच्छा। ना, अब आपने वर्स बाय वर्स समझाना है, वर्स नंबर 1 ये कह रही है, वर्स नंबर 2 ये कह रही है, वर्स नंबर 3 ये कह रही है, वर्स नंबर 4 ये कह रही है। ठीक है, उसमें से जो भी आपको मेजर थीम लगती है आप वो समझाएंगे। ठीक है। अच्छा। नाउ, always keep the examiner in confidence, always write while keeping in mind the needs of the examiner। ठीक है, अक्सर स्टूडेंट क्या करते हैं, दे आर अनेबल टू विजुअलाइज या इमेजिन के एग्जामिनर क्या सोच रहा होगा अभी, तो वो विजुअलाइज नहीं कर पाते। अब आप अपनी मम्मा को कुछ समझा रहे हैं, अपने बाबा को कुछ समझा रहे हैं, तो आप कुछ सोच के समझाएंगे ना कि बाबा को इस बारे में तो कुछ पता ही नहीं है। पता ही नहीं है तो मैं जो है अगर ये बात बता रहा हूँ तो बाबा तो कंफ्यूज हो जाएंगे कि भाई क्या कह रहे हो, मुझे तो समझ ही नहीं आ रहा। तो आप सोच के बताएंगे ना कि बाबा को ये भी नहीं पता, ये भी नहीं पता, ये भी नहीं पता। तो पहले मैं ये चीजें थोड़े ऐसे समझाता हूँ, इस सीक्वेंस में समझाता हूँ, तो फिर उनको समझ में आएगा। ठीक है। तो प्लीज मेक श्योर कि आप एग्जामिनर को समझें, कि मतलब उसको समझाएं, अपना आंसर लिखते हुए एग्जामिनर को समझाएं। दे राइट, द स्टूडेंट्स आर अनेबल टू विजुअलाइज या इमेजिन के एग्जामिनर क्या सोच रहा होगा। अच्छा, तो फिर वो एवरेज आंसर लिखते हैं जिसमें वो स्टूडेंट पूरा आंसर समझा ही नहीं पाते। ठीक है, पैसेज के अंदर एक बड़ा मैसेज था, पैसेज के अंदर एक बड़ा मैसेज था, जैसे पूरा एक हाउस समझाना था फॉर एग्जाम्पल, और आपने सिर्फ डोर और विंडोज समझा के आप आ गए। तो अब एग्जामिनर को क्या समझ में आया, वो घर क्या होता है, उसमें डोर्स होती हैं, विंडोज होती हैं। तो भाई बाकी चीजें कहाँ हैं, किचन कहाँ है, रूम्स कहाँ हैं, वॉल्स कहाँ हैं, टाइल्स कहाँ हैं, फ्लोर कहाँ है, फैंस कहाँ हैं, तो ये चीजें तो आपने स्किप कर दी। आपने अपने माइंड में सोच के लिखा कि ये आंसर है। ठीक है, आई एम ट्राइंग टू मेक यू अंडरस्टैंड इन द सिंपलेस्ट पॉसिबल वर्ड्स। ठीक है, ताकि आप समझें स्टूडेंट्स गलतियां क्या करते हैं। अगर मैं आपको बहुत कॉम्प्लिकेटेड तरीके से समझाऊं तो आपको समझ नहीं आएगा। ठीक है। यू डू नॉट हैव टू राइट टू लेंदी, बट यू शुड क्लियरली नो व्हाट टू कन्वे टू द एग्जामिनर। आपको एटलीस्ट ये पता हो कि मैंने कन्वे क्या करना है हर वर्स से रिलेटेड। देखिए, हर वर्स को आपने रिस्पेक्ट देनी है। हर वर्स को, अगर एक पैसेज आप सॉल्व कर रहे हैं, आपने उठाया है जिसमें 5 वर्सेज हैं, तो यू हैव टू मेक श्योर यू एक्सप्लेन एवरी वर्स। ठीक है। अगर एक पैसेज आपने पिक किया जिसमें 3 वर्सेज हैं, तो यू हैव टू मेक श्योर कि यू एक्सप्लेन ऑल 3 वर्सेज। अगर एक पैसेज है जिसमें 7 वर्सेज हैं, तो आपने खुद पिक की है, अब आपको 7 की 7 वर्सेज का कुछ ना कुछ आइडिया देना है, समराइज्ड व्यू देना है, लेकिन आपको देना होगा, यह आपका जिम्मेदारी है। आपने पिक की है उन 3 में से, जो 2 पैसेजेस आपने करना है वो यू विल पिक देम। तो ये इट इज योर रिस्पॉन्सिबिलिटी टू मेक श्योर हर वर्स को आपने रिस्पेक्ट देनी है, उसको कुछ ना कुछ हल्का फुल्का एक्सप्लेन करना है। ठीक है। यू डू नॉट हैव टू राइट टू लेंदी, बट यू शुड क्लियरली नो व्हाट टू कन्वे टू द एग्जामिनर एंड इन हाउ मेनी सुटेबल वर्ड्स। ठीक है, सो दैट द एग्जामिनर इज हैप्पी एंड सेटिस्फाइड विद योर रिस्पॉन्स। रिमेंबर, द better beautifully you convey your response to the examiner, the better beautiful marks। ठीक है। अब मिस्टेक्स समझ लें, मिस्टेक्स क्या करते हैं स्टूडेंट्स। सम स्टूडेंट्स रीड पार्शल या हाफ पैसेज, वो ऐसे देखते हैं यार ये क्या है यार, मैं शुरू की 2 वर्सेस पढ़ के वो लिख देते हैं। ठीक है, तो उससे क्या होता है, वो तो पार्शियल रिस्पॉन्स होता है, तो उस पे तो आपको फुल मार्क्स नहीं मिल सकते। ठीक है। जो स्टूडेंट का एक राइटिंग स्टाइल और जो उसका पेपर देख के ना ऐसा लगता है कि उनको किसी ने फोर्स किया है ये आंसर लिखने को, उनका पैशन नजर नहीं आ रहा होता। ठीक है। ऐसा लग रहा होता बड़े बोरिंग स्टाइल में, बड़े बोर हुए हुए थे, बड़े बेचारे परेशान हुए हुए थे कि जिस सूरत में उन्होंने आंसर लिखा है, तो किसी ने फोर्स किया जैसे उनको आंसर लिखने का।